अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहिर शमशाद का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि इस दफ़ा लड़ाई के दौरान जो भी इक्विपमेंट या हथियार इस्तेमाल किए गए वो पाकिस्तान के अपने हथियार थे या अपने वसाइल से वो चीज़ें इस्तेमाल की गई। लेकिन उसकी अगली लाइन जो है बड़ी अहम है। वो कहते हैं इस जंग के अंदर शहरों के अंदर सूरत हाल जो थी वो ज़्यादा गर्म हो गई एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स या लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एक नया फिनोमेना था जिसमें जंग फौरी तौर पर बड़े शहरों के अंदर आ गई। हमारे तो देखें तो मुरीदके के अंदर और बहावलपुर के अंदर स्ट्राइक्स के साथ ही इसका आगाज़ हुआ था और उसके बाद ये मामला ऐसे ही रहा। उनके ड्रोन्स आए, वो पिंडी को भी हिट किया, नूर खान बेस को हिट किया, या क्रिकेट स्टेडियम को उन्होंने अपने एक ड्रोन के साथ हिट किया, और फिर हमारे जो अभी वार थे उन्होंने उनके शहरों को हिट किया। तो ये थ्रेशोल्ड जो है बड़ा ख़तरनाक हद तक नीचे आ गया है। इस सूरत हाल में क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी या इस खित्ते के ममालिक या कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म उसके ऊपर कोई काम करने की ज़रूरत है या नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन इसके ऊपर कौन सुनेगा और कौन इसको लेकर आगे बढ़ेगा? नए हथियार जो आ रहे हैं वो भी ऐसे हैं कि उनका तोड़ दूसरे ममालिक ढूंढ लेते हैं। हम एक हथियार बनाएंगे तो दूसरा उसका तोड़ ढूंढ लेता है, लेकिन वो इतने मोहलक हैं और इतने जालिम हैं कि वो पूरा शहर बर्बाद करने के लिए कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के पास भी मौजूद है और दूसरा दुश्मन जो है वो आपका तैयार बैठा हुआ है, उसके पास भी कैपेबिलिटीज़ मौजूद है। तो ऐसी जंग जो है वो दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है। लेकिन क्या हम बेहतरी की जानब बढ़ने के लिए कुछ सोच रखते हैं? बिल्कुल करीब एटलीस्ट इंडिया की जानब से तो लगता है कि उनका रुझान ही नहीं है। हर रोज़ एक नया वो बयान दागते हैं और बयान यही होता है कि संदूर ऑपरेशन अभी तक जारी है। वो 6 त्यारे गवा के मार खा के भी अभी उसको अकल नहीं आई है। बयान उनके वही हैं। जनरल साहिर शमशाद का पहले स्टेटमेंट सुनिए, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे पास है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, सीनियर सियासतदान, आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। इसके अलावा अज़मा बुखारी साहब हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब लाहौर से हमारे साथ, और खालिद चिश्ती साहब हैं, एयर कमोडर हमारे साथ। खालिद साहब आपको भी और अज़मा बीबी आपको भी खुशामदीद। खालिद साहब आपसे आगाज़ करता हूँ पहले प्रोग्राम का। ये जो हथियारों की ताकत है ये दोनों ममालिक के पास बड़ी तगड़ी है। इस जंग के अंदर हमने देख लिया कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। जिस शहर को, जिस निशाने को हिट करना चाहें दोनों कर सकते हैं। क्या इसके अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज़्म वज़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ मिस कैलकुलेशन ना हो जाए? नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। ऑन द लाइटर नोट, मेरा ख्याल है हमें चाहिए कि हम राफेल ना मारा करें उनके, ताकि वो उनको इतना गुस्सा ना आए कि वो शहरों की तरफ आ जाए। तो ये कैसे हो सकता है कि आप इतना जब हेल्पलेस हो जाए? आपने नोट किया होगा सीडीएस ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हमारा नुकसान हुआ, लेकिन हमने इसमें ये देखे कि नुकसान ना पूछे, ये पूछे कि हमने रिकवरी क्या की और हमने टैक्टिकल मिस्टेक की थी, हमने उसको रिव्यू किया। सबसे पहले मैं इस बात पर यह हैरान हूं कि दुनिया में जंगें प्रैक्टिस करने के लिए या टैक्टिकल फॉर्मुलेशन को सही करने के लिए या कोई आपके जो एरर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए जंग के टाइम नहीं होता। हम जो पाक फ़िज़ाइया की मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम नियर रियल एनवायरनमेंट में ट्रेन करते हैं और उसमें रियल द बेस्ट हाइपोथेसिस दुश्मन को देते हैं। व्हाट वर्स्ट हमारे लिए, क्या दुश्मन हमारे लिए कर सकता है, हमारे खिलाफ कर सकता है। उन सिनेरियो में जब आप जंगें लड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जंगें लड़ते वक्त आपको उस तरह की मुश्किलात नहीं आती जो हिंदुस्तान को पेश आई है। ये ऑन द लाइटर नोट बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह है कि आपकी वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की टीम जाए, वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाए और हार जाए, तो हिंदुस्तानी लोग पूछें कि स्कोर क्या किया था, विकेटें कितनी गिरी थी, और टीम का कैप्टन कहे कि ये ना पूछे कि विकेटें कितनी गिरी थी और मैच हारे या जीते, ये देखें कि हमने अगले वर्ल्ड कप के क्या कुछ सबक हासिल किए और स्ट्रैटेजी कितनी जबरदस्त अगले वर्ल्ड कप के लिए बनाई है। ये जंगें आपको एक दफा ही आती हैं, मुल्कों पर मुसल्लत की जाती हैं या आपको ऑब्वियसली लड़नी पड़ती हैं, जैसे पाकिस्तान ने लड़ा। तो ये हिंदुस्तान के लिए पहले तो स्ट्रेंज बात है। जो आपका सवाल है कि शहरों पर क्यों आई, शहरों पर इसीलिए आई, आपने नोट किया होगा कि उनकी एयरफोर्स अगले 2-3 दिन तक ग्राउंडेड थी और वजह आपको समझ आ गई है। और उस दौरान भी मैं पाक फजाइया से कंफर्म कर चुका था और कर रहा था और बता रहा था कि इस वक्त उनकी एयरफोर्स हवा में नहीं आ रही है। उस वक्त रीजन तो जाहिर नहीं पता थी कि क्या वजह है, लेकिन ये उन्होंने सब्स्टिट्यूट समझा कि जब तक एयरफोर्स दोबारा पांव पर नहीं खड़ी होती, अपने टैक्टिक्स रिवाइज नहीं करती, अपनी गलतियों का इदराक नहीं करती, तो उस वक्त तक हम शहरों को एंगेज करते हैं ताकि लोगों में खौफ हिरास फैला जाए और ऑब्वियसली एक डिफेंसिव पोस्चरिंग की तरफ पाकिस्तान को मजबूर किया जाए, जो बड़ा ऑफेंसिव हो चुका था 7 की रात को और 7 की सुबह के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग पे। तो वो मेरा ख्याल है ये एक टैक्टिक्स थी टू बाय टाइम। शहरों को इसलिए ज्यादा एंगेज किया गया था कि ये ऐसा डाइवर्जन की जाए थॉट प्रोसेस में। अदरवाइज चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ पाकिस्तान की जो बात बिल्कुल ठीक है कि इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होनी चाहिए थी शहरों की तरफ। और इवन एयर डिफेंस के जो सेटअप होते हैं या टारगेट्स होते हैं पोटेंशियल, उनमें मेन शहरों के अंदर लोकेटेड हो तो आमतौर पे इतनी जल्दी उनको टारगेट नहीं किया जाता, बिकॉज दिस कैन बी ए मिसलीडिंग एडवेंचर। मिसलीडिंग इस सेंस में कि जब लाहौर की तरफ कोई ड्रोन या मिसाइल आएगा तो हमें नहीं पता होता कि वो हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा है, किसी बिल्डिंग पर जा रहा है, गवर्नमेंट की जा रहा है, किसी और सेंसिटिव जगह पे जा रहा है। तो ये बड़ी मिसकैलकुलेशन, आई एग्री विद यू।
बट ये एक और नाकामी है उनकी कि इतनी जल्दी उन्होंने थ्रेशोल्ड शहरों की तरफ कर लिया, और डेफिनेटली इसके लिए मैकेनिज्म की जरूरत है। लेकिन मैकेनिज्म तो उससे तय करते हैं जिसकी तरफ दोनों तरफ एक जैसी सूझबूझ हो, एक जैसी कॉम्प्रीहेंशन हो, एक जैसी सिंसेरिटी हो और एक जैसी विल हो। जब वो ना हो तो फिर ऑब्वियसली आप वन साइडेड तो विश कर सकते हैं सिर्फ, प्रैक्टिकल करना शायद मुश्किल होगा। एयर कमोडोर साहब एक चीज़ और बता दें, S-400 जहाज़ तो हमने उनके मार गिराए, लेकिन उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उन्होंने रूस से ख़रीदा हुआ, उसके मतलब ये था कि बहुत ही नाकाबिल तस्खीर है, हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि जो उसको मार गिराए। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया उस ऑपरेशन को, कि वो ऐसा एयर डिफेंस मैकेनिज़्म जिसके मतलब पूरी दुनिया में एक धाक थी, वो एकदम से 10-15 मिनट में या 1 घंटे के अंदर वो फक से उसकी 2 बैटरियाँ उड़ गई। मलिक साहब, बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव द इंफॉर्मेशन, बिकॉज जाहिर है इस वक्त सबसे ज्यादा डेस्परेट ये सवाल जानने के लिए हिंदुस्तान परेशान है कि कौन से तरीके से मारा, कौन सा जहाज यूज किया, कौन सा मिसाइल यूज किया। वो मेरे लिए नॉलेज में होने के बावजूद मैं शायद शेयर ना कर सकूं, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूं कि ये बहुत डेंजरस मिशन था। और जितने मुझे डिटेल्स मिली हैं उसके अंदर इट वाज अ काइंड ऑफ सुइसाइडल वन वे टिकट हो सकता था, बिकॉज अगर ये जो मिसाइल है ये पहले एक्टिवेट कर देता और अपना मेरा मिसाइल लॉन्च कर देता। ये हम S-400 नाम ही मतलब ये है 600 किलोमीटर से ये एक्वायर कर लेता है टारगेट को। 400 जो इसके अंदर डिजिट डाला गया नाम के साथ, उसका मतलब ये था कि ये शूट करता है। इसका मतलब ये है कि आपने 400 किलोमीटर या तो दूर से इसको मारना है, उसके लिए इसके पास वार्निंग बहुत है वेपन की, और अगर आपने अंदर जाके मारना है 400 किलोमीटर से पेनिट्रेट करना है, तो देयर इज अ बिग रिस्क कि वो मिसाइल आपको पहले निशाना बना के ऑब्वियसली एंगेज करके पहले शूट डाउन उस जहाज को कर दे। तो जब बहुत डाइसी था, और अभी शायद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पाक फिजाई भी शेयर नहीं कर रही पब्लिक में ओपन के लिए कि वो किस तरीके से कौन सी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन एक डायमेंशन से नहीं किया। जैसे हमने जंग बड़ी बहुत सारी डिफरेंट डायमेंशन से लड़ी है, पाक फिजाई ने इसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशन से इसको नॉकआउट किया। और जो शाबाश है वैसे उन लोगों को जिन्होंने इस ऑपरेशन को प्लान भी किया और जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, उनको शाबाशी है। अज़मा बीबी आपकी तरफ आता हूँ, सरहद के साथ जो भारतीय इलाके हैं वहाँ पे वो आजकल एयर डिफेंस की एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। तो एयर डिफेंस की एक्सरसाइजेज हमें भी करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले निशाने के ऊपर मुरीद के आया, फिर भावलपुर आया, तो हमें कुछ अपनी प्रिपेयर्डनेस भी उसका लेवल एलिवेट करने की ज़रूरत है कि दोबारा शहरी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश करें, तो हम उनको मौका ना दें कि वो हमारे शहरों को हिट कर सकें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अभी जो चिश्ती साहब ने कहा उसकी सिर्फ जो है 2-3 जुमले उसमें इजाफा करते हुए जो सवाल आपने किया था, देखिए ये पहला अटैक जो इंडिया ने वो 6 और 7 की दरमियानी रात को किया, और हमने उसका जो जवाब है वो उनको 10 मई को दिया। तो हमने वी शोड रिस्टेन टिल 3 डेज़, और बल्कि आपको पता है कि वो बात भी शुरू हो गई थी, हम इनको जवाब क्यों नहीं देते। उन दिनों में वो बार बार जो है वो ड्रोन भी अटैक्स कर रहे थे और मुख्तलिफ़ शहरों को वो कर रहे थे। बट हमने सिर्फ 4 घंटे का अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिएक्शन दिया, और रिएक्शन भी उन जगहों पे दिया जहाँ से हमारे शहरों के अंदर जो है वो मिसाइल दागे जा रहे थे, या जिन एयर बेसिस के ज़रिए या जिन जगहों से जो है वो हमारे लिए ड्रोन जो है हमारे इलाकों को, हमारे शहरों को तबाह करने के लिए भेजे जा रहे थे। तो वो उन जगहों को जो है वो सिर्फ फ़ौजी तनसीबात को जो है वो हमने टारगेट किया। दूसरी तरफ इंडिया ने जो है वो सिविलियंस को टारगेट किया, और वहाँ आपको पता है कि हमारे मासूम बच्चे, औरतें, जवान, मर्द सब शहीद हुए हैं इस सारी जो है वो प्रोसेस के अंदर। अब जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए वो तो पागल हो चुका है मोदी जिसका नाम है, और वो देखिए ना, वो उसको जो बाहर का इलेक्शन है, वो उस इलेक्शन के अंदर वो पहले इस सुबकी के साथ जो उसको इस वक्त क्या जो इंडियन इंटेलिजेंशिया है, क्या मीडिया है, क्या पब्लिक है, क्या अपोजिशन पार्टीज़ है, मैंने उसकी अपनी अंदर पार्टी के अंदर भी जो है वो लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये इस तरह जो जिस तरह शिकस्त खाई है उसने पाकिस्तान से, उसके ऊपर वो उसको अब जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही। तो वो कभी वो कहता है जवान जो है वो रोटी खा लें पाकिस्तानी, वरना मेरी गोली तो है, कभी वो कुछ कर रहा है। तो वो एक अपनी कौम को जो है ना, या अपने लोगों को पागल बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जिंदा, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पैक करके भिजवाया जा चुका है इंडिया, बड़ी उसकी आखिरी रसूमात बड़े तरीके से जो है वो सरंजाम पा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो ये नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहा है, वो बिहार इलेक्शन के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर जिंदा है और हम तैयारियां कर रहे हैं। सो ये बात तैयारियों के साथ साथ, जहाँ कहा जाता था कि चौथी बड़ी इकॉनमी है, हमसे 3 गुना बड़ा मुल्क है, हमसे ज़्यादा बड़ी उसके पास फ़ौज है, तो वो अल्लाह पाक ने साबित किया कि जो नेक नियति
और अगर आप एग्रेसर नहीं हैं तो अल्लाह पाक की मदद भी आपको मिलती है। और वो उसने सारी तैयारी करके भी उसने क्या कमाया, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान जो है उसने क्या कमाया ये सबके सामने है। और आज पाकिस्तान की ये जो जवाब है ये एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर दुनिया में कोट किया जा रहा है। तो ये वो दिखाने के लिए मशक़ें वो कर रहा है, हम भी तैयार हैं। की जो एक्सरसाइजेज है वो भी करनी चाहिए और उनकी कैपेबिलिटीज भी बिल्ड करनी चाहिए शहरों के अंदर, उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो पागल होगा लेकिन पागल ने एक दफ़ा हमला किया दोबारा भी कर सकता है, तो उसके लिए आपकी प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रिपेयर्डनेस है जी। मैं देखिए ये हमारी जो पाक फ़ौज है वो जो उन्होंने जवाब कैलकुलेटेड तरीके से जो है वो 4 घंटे के अंदर दिया, तो उन्होंने अगले 400 साल की भी तैयारी इनके लिए की हुई है। और वो अपनी जो मशक़ें हैं हो सकता है वो कर रहे हों, और वो कोई हर वक्त बताना और दिखाना तो नहीं होता। तो आपकी हुकूमत तो करनी चाहिए ना जी, वो हर वक्त हर तरह के सिविल डिफेंस की तो आपको जी वो भी हम कर रहे हैं जी, वो भी हम कर रहे हैं। की तो गवर्नमेंट को करनी है। सिविल डिफेंस बिल्कुल इस वक्त एक्टिव है जी, सिविल डिफेंस भी बिल्कुल एक्टिव है इस वक्त। और जब ये हम पे उसने पहला अटैक किया था उसके 48 घंटे के अंदर अंदर 50,000 शहरियों को जो है वो 48 घंटे के अंदर अंदर सिविल डिफेंस की तरबियत दे दी गई थी। हमारे रेस्क्यू इदारे हों, हमारा सिविल डिफेंस हो, वो पूरी तरह जो है वो एक्टिव है। और हम जो है वो बाकायदा पूरी तरह अपनी पाक फ़ौज की जो है वो हर तरह तैयारी में उनके साथ हैं। और कहीं भी हमें जो है वो हमारा दुश्मन जो है वो हमें कभी गफलत में नहीं पाएगा, चौकन्ना है इंशाअल्लाह ताला। मुस्तफा साहब, जो इस इलाके के साथ हुआ, आप इस चीज़ को भी रूल आउट नहीं कर सकते जो इस वक्त सिचुएशन है कि दोबारा मोदी हरकत नहीं करेगा। वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हजीमत के बाद रिएक्शनरी मोड के अंदर है और कुछ ऐसी स्टुपिडिटी वो दोबारा कर सकता है। क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? वो तो भेजे हुए हैं लेकिन उससे बढ़ के भी आपको कुछ इलाके के अंदर भी कुछ काम करना चाहिए। जी शुक्रिया मलिक साहब, आपने इब्तदाई के अंदर बहुत अहम चीज़ों की तरफ इशारा किया, और स्पेशली जो साहिर शमशाद साहब की जो स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से साहिर शमशाद साहब ने वो रेज़ द राइट रेड फ्लैग्स। पहला आपका जो कॉन्फ्लिक्ट था पुलवामा का, उसको आप कंपेयर करें इस प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो अभी कुछ दिनों पहले गुजरा, तो इसकी इंटेंसिटी में और पहले वाले की इंटेंसिटी में फ़र्क था। इसकी इंटेंसिटी ज़मीन और आसमान का फ़र्क। और अगर हम लॉजिकल प्रोग्रेशन में इसी तरह आगे बढ़ें तो खुदा ना खास्ता जो तीसरा कॉन्फ्लिक्ट होगा वो इससे भी ज़्यादा इंटेंस होगा। और उन्होंने ठीक निशानदेही की है कि हमें जो ये मैकेनिज़म्स हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, हमें बड़ी अशद ज़रूरत है कि हम दोनों ममालिक इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म के ऊपर कोई ना कोई एक एग्रीमेंट अपना कर लें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर तीसरा हमारा कोई मामला खुलता है उनके साथ तो उसके अंदर कोई सेफ्टी वॉल्व्स अपनी जगह पर मौजूद हो। अब ये सारी सिचुएशन मलिक साहब और कॉम्प्लेक्स इस वजह से हो जाती है कि इंडस वाटर ट्रीटी, उसको भी इंडिया ने बेंच में अपनी तरफ से डाल दिया है। हालांकि लीगली वो ऐसा नहीं कर सकता अंडर द लॉ ऑफ ट्रीटीज़, लेकिन ये एक मामला ऐसा है कि जो आप बैनुल अक़वामी अदालतों में और फोरम्स में वहाँ पर लड़ा जाएगा उनके साथ। लेकिन इन द मीन टाइम अगर उन्होंने पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शंस नहीं रह जाती। तो ये इस सारी सूरत हाल को मज़ीद डेंजरस बना देता है कि जिसमें हमें शायद इस चीज़ के ऊपर गौर करना अभी से शुरू कर देना चाहिए कि हमारा जो एक डॉक्ट्राइन गालिबन रहा है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का, कि वो तो अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन हम क्या करेंगे कि जिस दिन वाटर सिक्योरिटी शामिल है, जी हाँ, तो हम क्या करेंगे कि जिस दिन उन कैनाल्स के ऊपर वो काम शुरू कर देते हैं या डैम्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो वी हैव टू एक्ट ऑन समथिंग। नए डैम तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, लेकिन जो आप उनका किशन गंगा है या बगलीहार है या वो रंबीर कनाल वाला है, उससे आपकी वो डिसरप्शन अभी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे रिएक्ट करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो हमारा ये जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी बाहर गया हुआ है, मुख्तलिफ फोरम्स पर जा रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी इस रास्ते के ऊपर राह को निकालने की तजवीज़ देनी चाहिए कि अगले खुदा न खास्ता अगले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंटरवेंशन का टाइम भी बहुत कम रह जाएगा, क्योंकि पहली दफ़ा हमें अब पता है कि उनके क्या रिस्पॉन्सेज होने हैं। हमारा रिस्पॉन्स जो अभी था इससे ज़्यादा हार्ड हिटिंग होगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें, और फिर जंग कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर इतने वेरिएबल्स हैं कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट की वेरिएबल्स को फिर डिटर्मिन नहीं कर सकते कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सो आई थिंक ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है कि जिसमें हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि इट टेक्स टू टू टैंगो। वहाँ पर भारत में जो इस वक्त उनकी क़यादत है,
वो अगर कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरफ पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ेगी तो पहले ही वो बहुत हजीमत का शिकार है। उनकी एयरफोर्स के जहाज गिरे, उनके सीडीएस की जो स्टेटमेंट मौजूद है जो सिंगापुर में उन्होंने ब्लूमबर्ग को दी, उसके बाद एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है उनके लिए। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने 5 जहाज़ों का क्या एक्नॉलेज कर लिया कि 5 कांग्रेस जो है वो उनके ऊपर अटैक कर रही है, लोग वहां पर सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। तो इस सूरत हाल में कि जहां पर वो बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट का शिकार हो, अब आई होप कि कोई तीसरा फरीक, तीसरा मुल्क इसके अंदर अपना असर डालकर उनको इस तरफ लेकर आए कि जनाब जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है, खुदा न खास्ता अगर हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं होंगे। मैं एक यूनिवर्सिटी की अभी रिसेंटली रुटगर्स यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मलिक साहब मॉडलिंग की है कि अगर एक छोटे पैमाने पर एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो उसके वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर क्या असरात होंगे। उनके ख्याल में इतनी सूट, उसका जो धुआं है, जो एशेज हैं, वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे कि अगले कई सालों तक पूरी दुनिया का एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाएगा, रेनफॉल्स का पैटर्न इफेक्ट हो जाएगा। तो ये चाहे इंसान लंदन में बैठा हो, न्यूयॉर्क में या टिम्बकटू में, अगर खुदा न खास्ता एक लिमिटेड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया के लिए। सर न्यूक्लियर नहीं हो सकता, अगर कोई बंदा होशावास में है तो न्यूक्लियर नहीं हो सकता। न्यूक्लियर आपकी सिर्फ डेटरेंस है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई कंप्लीटली पागल हो जाए तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अदरवाइज होशावास में नहीं हो सकता। एक राहुल गांधी क्योंकि जिक्र किया है तो वो आजकल उसको वो सरेंडर मोदी कहते हैं। अच्छा, सरेंडर मोदी तो उसको वो कह रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ट्रंप साहब जो है वो भी अपने मिजाज के आदमी हैं। उन्होंने पहले टिम कुक को बोला कि एप्पल की फैक्ट्री इंडिया में नहीं लगेगी। आज उसके बाद वो इलॉन मस्क है, उसने ऐलान किया है कि टेस्ला की फैक्ट्री जो है वो इंडिया में नहीं लगेगी। तो एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन डेवलप हो रही है। न्यूयॉर्क के अंदर मेयर के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो मेयर के जो वहाँ कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर एक साहब जो है उनका ताल्लुक, उनकी फैमिली का ताल्लुक गुजरात है, उनका ओरिजिन गुजरात है। तो उन्होंने वो डिबेट्स होती हैं वहाँ पे, सारे कैंडिडेट्स बैठे होते हैं, सवाल जवाब होते हैं। तो उस एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये जो है वॉर क्रिमिनल है मोदी। कौन कह रहा है? जो न्यूयॉर्क में मेयर के कैंडिडेट है, मेयर बनने के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है, वो कहता है ये वॉर क्रिमिनल है, इसने 2000 मुसलमानों का कत्ल किया हुआ है। तो ये अगर आएगा न्यूयॉर्क में तो मैं इसके साथ प्रेस टॉक में या उससे हाथ मिलाने आगे नहीं जाऊँगा। खालिद चिश्ती साहब, उसने उसको नेतन्याहू से कंपेयर किया है। हम कुछ रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक इंटरेक्शन में थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वॉर की ये जो इंडिया पाकिस्तान की ये मुख्तसर सी 3-4 दिन की जंगी कैफियत थी, इसमें पीक के ऊपर श्रीनगर में इसराइली बैठे हुए थे, उनका इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हुआ और उनके वो इंस्ट्रक्टर्स या उनके जो भी उनको गाइडेंस देने वाले थे वो लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। तो ये तो एक इस डायमेंशन में कुछ एक और फिनोमेना ऐड हो जाता है, इसराइली और इंडियन दोनों का इकट्ठा मुश्तरका प्लान के पाकिस्तान के ऊपर कैसे हमला करना। ये मलिक साहब, ये आज का फिनोमेना नहीं है, ये इनकी नेशनल इंटरेस्ट दोनों मुल्कों की कन्वर्जेंस बहुत पुरानी है। मैं खुद जब 90s में, आप सोचिए जरा, 98 में फैकल्टी मेंबर था पाकिस्तान एयरफोर्स वॉर कॉलेज में, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था 97-98 में, नेक्सस बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। ये उस वक्त का हम पढ़ रहे हैं, मुझे याद आ गया। तो नेक्सस तो उनका पहले से है और कॉमन कुछ नहीं है इसमें, ना जोग्राफिया उनका कॉमन है, ना उनकी लैंग्वेज कॉमन है, ना मजहब कॉमन है, कोई कॉमनैलिटी नहीं है। एक कॉमन चीज है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। एक ही दुश्मन मुल्क कॉमन है, वो है पाकिस्तान। तो ये जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो आज का नहीं है। आपने नोट किया होगा, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ शायद, कि पिछले जब हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 1982 में हमने F-16 इंडक्ट किए थे। पिछले 43 सालों में हमने सिवाय चाइनीज J-F-17 थंडर को ऐड किया और फिर खुद मैन्युफैक्चर शुरू किया। J-10C के अलावा हमने कोई इंडक्ट जहाज नहीं नया किया, नया जहाज टाइप नहीं इंडक्ट किया। पिछले 43 सालों में अगर हिंदुस्तान का डाटा उठा लें तो राफेल और मिराज 2000 जाहिर है वो फ्रांस के हैं। इसराइल से आपने देख लिया मिसाइल कितने थे, S-400 मिसाइल रशिया का है। और इसके अलावा आप नोट कर ले कि इंग्लैंड भी उनको हेल्प कर रहा है, बहुत सारे मुल्क हेल्प कर रहे हैं। तो उनकी अमेरिका भी हेल्प कर रहा है, अमेरिका ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिए हुए उनको। तो बहुत सारे मुल्क हमारे, अगर ओपोनेंट देखें तो कितने मुल्क हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए, जो मर्जी सपोर्ट कर दे, जितने मर्जी एडवाइजर बुला ले। मलिक साहब, मेरा मानना यह है कि रोनाल्डो जब फुटबॉल खेलता है तो 90 मिनट्स के मैच में उसके पास 1.5 या 2 मिनट के लिए बॉल आती है और वो फिर भी आज सबसे दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर है। क्यों? क्योंकि वो 2 मिनट का सबसे अच्छा कन्वर्ट करता है इनटू वैल्यू। ये नहीं करता कि आप कहते हैं कि हमारे टैक्टिक्स ठीक नहीं थे, हम 2 दिन एयरफोर्स ग्राउंड कर रहे हैं, फिर हम दोबारा आएंगे तो देखना हमारी कारकर्दगी कैसी होगी।
दुनिया आपको जज करती है जो पीस टाइम में आपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन रखा होता है। रोनाल्डो सारी उम्र प्रैक्टिस करता है उस 2 मिनट के लिए, कई कई घंटे लगाता है, किक मारता है, प्रैक्टिस करता है उस 2 मिनट के लिए। उसको पता होता है मेरे पास 2 मिनट के लिए बॉल आनी है और मैंने कन्वर्ट करना है इनटू वैल्यू। ये पाक फिजाइया साइड पे ये होता है, इनको रियल टेस्ट में डाला जाता है। 100 से 150 जहाज हमारे पीस टाइम में एक दूसरे के खिलाफ उड़ते हैं, इसलिए इनको 80 जहाज देके घबराहट नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, इजरायली के बारे में कोई और कोलैबोरेशन आ जाए, पाक फिजाइया को ना सिर्फ पता है, हमारे वॉर गेम में बिल्ट इन होता है, ये इंटेंसिटी है, ये एक्यूरेसी जिसे, और इतनी ट्रेनिंग कराने का फिर नेट रिजल्ट क्या निकला आपने आपके सामने है। तो डिलीवरेंस कन्विक्शन से होती है। मेरा हमेशा से मानना यह है कि जब भी जंग लड़ी जाएगी या आर्म फोर्सेस की परफॉर्मेंस आपने देखनी है तो 2 क्राइटेरियाज मलिक साहब उससे पहले ड्रॉ कर लें। इफ द कॉज इज जस्टिफाइड, द वॉर विल बी जस्टिफाइड, एंड इफ द वॉर इज जस्टिफाइड, द आर्म फोर्सेस परफॉर्मेंस विल बी जस्टिफाइड। 3 चीजें कनेक्ट नहीं कर सकते। इनकी तो कॉज जस्टिफाइड भी नहीं थी, इनकी वॉर जस्टिफाइड भी नहीं थी, और जाहिर परफॉर्मेंस कैसे जस्टिफाइड है अपने नाम के साथ। आपने देखा 900 फाइटर जहाजों को ग्राउंड कर दिया गया, 1-2 टाइप को तो आप कह दें कि हमारे से गलती हो गई है। पूरे फ्लीट को भी आप पूरी एयरफोर्स में 2 दिन तो 3 दिन तो इनकी फ्लाइंग ही नहीं हुई किसी तरह। बांग्लादेश और श्रीलंका के बॉर्डर के पास फ्लाइंग हो रही थी इनकी पूरे 3 दिन के लिए। सो मैं ऐसे ये करना चाह रहा हूं कि ये इंटेंसिटी और सारा कुछ जितने मर्जी इजरायली आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर मुकाबले में इंडियन पायलट्स या इन्होंने आना है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगर जब तक वो माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा, वो कॉज जस्टिफाइड नहीं करेंगे तो ये वॉर भी जस्टिफाइड नहीं करेंगे और परफॉर्मेंस भी उसके कंपैटिबल होगी आपके सामने। एक ब्रेक करीब आ गई है, लेकिन आजकल एक सोशल मीम चलती है, वो जो एयर कमोडोर साहब आपने बात की ना, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चलती है। वो कहते हैं कि औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, मर्द से उसकी आमदन नहीं पूछनी चाहिए, और इंडिया से उसे ये नहीं पूछना चाहिए कि तेरे जहाज़ कितने गिरे हैं। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, वो इसी इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में और पानी के इशू पे, पहले वो सुन लें फिर आगे चलते हैं। 6 और 7 मई को जिस तरह दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया और हमारे बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जो दुश्मन को फिर अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जिंदगी का सबक सिखाया है, वो क़यामत तक का हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के, और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है, और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। एक एक कतरा पाकिस्तान के अवाम का हक है 1960 के इंडस वाटर एग्रीमेंट का, और उसके लिए हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है। जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता कोई हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। आज़मा बीबी, पानी जो है वो ज़िंदगी है, पानी के बगैर गुजारा नहीं है। 3 जो मशरकी दरिया थे वो इंडस वाटर ट्रीटी में पहले देकर मेरे तो ख्याल में काफ़ी बड़ी कमज़ोरी वाला माहदा किया गया था। मैं उसको बहुत ज़्यादा उसका हामी नहीं था। बहुत ही आपने एक पंजाब का हक है 3 दरिया, उसको इंडिया के हवाले 100% कर दिए हुए हैं। अब बाकी 3 दरियाओं के ऊपर अगर वो हमारे हक पे डाका मारेगा तो आपको क्या करना चाहिए? मलिक साहब, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कैटेगोरिकली, और मेरे ख्याल फील्ड मार्शल साहब ने भी एक आधी मरतबा इस पर जिक्र किया है कि पानी अगर रोकना जो है वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा, और फिर ज़ाहिर है जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जितने भी सफारती और जितनी भी कानूनी जो तरीक़ाकार हैं वो भी यकीनन अडॉप्ट किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमने हमेशा अमन की बात की है, हमने हमेशा मुज़ाकरात की, हमने नेगोशिएशंस की बात की है, और उसको हम हमेशा आगे लेके चले हैं। लेकिन अगर किसी को कोई शौक़ आएगा जो है वो कोई दोबारा से हमाकत करने का, तो फिर ज़ाहिर है फिर वो किसी के भी मुफाद में नहीं होगा, और ये इंडिया की गलत फहमी है। अब तो खैर काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी और हो जानी चाहिए कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को डोमिनेट कर सकता है। सो पानी के हवाले से यकीनन पाकिस्तान ऑलरेडी एक जो है वो वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज़ में से है, और पानी की जो सतह है हमारे मुल्क के अंदर वो दिन ब दिन जो है वो कम हो रही है, और इसके ऊपर बहुत सारा काम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जो है वो किया जा रहा है, होना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए कि वो मतलब उसका दिल चाह रहा है और वो पानी बंद कर दे। पानी बंद करके लेके कहाँ जाएगा? सवाल ये है कि क्या उसके पास नए डैम्स जो हैं वो तैयार हैं जहाँ वो पानी जो है वो रोक लेगा? और फिर इंडिया के ऊपर चाइना भी मौजूद है जहाँ से पानी आता है। और अभी कुछ दिन पहले आपने एक चाइनीज़ उनके मैंने उनको सुना एक्सपर्ट को,
और वो कह भी रहे थे कि जी हम ऊपर बैठे हैं, फिर पानी के ये ये सेंटर में है और अगर ये नीचे वाले का पानी रोकेंगे तो हम ऊपर बैठे हैं। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का खित्ते के अंदर एक ऐसी चीज़ शुरू हो जाएगी वो कतई तौर पर इंडिया को सूट नहीं करती। ऊपर चाइना है, नीचे पाकिस्तान है, बीच में इंडिया है। सो वैसे इंडिया के बुरे दिन चल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो सिफारती तौर पर भी मार खा रहे हैं, वो अपने मुल्क के अंदर भी मार खा रहे हैं और उनकी कोई भी उनसे बन नहीं पड़ा कि जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उनको करने नहीं देंगे। जहाँ तक आलमी अदालत में जाने की बात है, जहाँ पर सफारतकारी के ज़रिए जो है इन बातों को टेकअप किया जा रहा है और एग्रेसिवली किया जाएगा और बिल्कुल इंडिया को पाकिस्तान का पानी रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा खोकर साहब, जो रावी, ब्यास, सतलुज वो हम दे चुके हैं, अब इंडस के ऊपर आपका ज़्यादा, चनाब के ऊपर वो डिस्ट्रप्शन मेरा तो ख्याल है क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि अभी वो डैम नहीं बना सकता, लेकिन वो रंबीर कनाल से भी कर सकता है, वो आपका बगली हार से भी कर सकता है। आपको उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और साथ ही साथ अपने डैम कैसे बनाने हैं, नई स्टोरेजेस कैसे बनानी है। हम कालाबाग पे लट पड़ते हैं, किसी दूसरे डैम पे लट पड़ते हैं। क्लियरली एक चार्ट हमारे सामने मेज़ पे पड़ा होना चाहिए कि अगले 5 साल का ये प्लान है हमारा। मलिक साहब, पहले ही पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है। इसी के साथ आप दूसरा फैक्ट कंसिडर कर लें कि अभी जो लेटेस्ट एक जर्मन रिसर्च आई है, ऑर्गेनाइजेशन ने की है, कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स हैं और इफेक्ट होने वाले ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान नंबर 1 है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। अगर आप इन दो फैक्ट्स को साथ रख के अपनी अगली कई दहाइयों की प्लानिंग करें तो आपके ऊपर ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि हमें वाटर स्टोरेज, हमें वाटर का एफिशिएंट यूज़, इन सारी चीज़ों, एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे बड़ा हम इस्तेमाल करते हैं पानी, एफिशिएंट फार्मिंग, हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आपके क्लाइमेट चेंज के बाद सिस्टम के अंदर पानी, ग्लेशियर्स आपके तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, आपका जब रिवर सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा आपका रिवर सिस्टम है इंडस, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपके पास ऑलरेडी एलोकेटेड वाटर है, अगर वो भी उसमें भी रिडक्शन आ जाएगी तो जो आपका डाउन स्ट्रीम सिंध पूरा और हत्ता के कुछ जनूबी पंजाब के एरियाज भी वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो जाएंगे। तो हमारे लिए तो ये लाइफ और डेथ का मसला है कि अगर इंडिया इसकी रिडक्शन करता है यूनिलैटरली, जो कि वो नहीं कर सकता अपनी ट्रीटी ऑब्लिगेशन से डिपार्चर, अगर वो करता है तो फिर हमें अपनी सर्वाइवल के लिए एक जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी। हम ये कतन इजाज़त दे नहीं सकते कि उसके ऊपर से कैनाल्स निकाली जाएं। फिर देयर वाज अ पीरियड कि जिसमें हमें उस वक्त की अब आई डोंट नो कि क्यों नहीं ये हुआ, ये एक बड़ा सवाल है कि उनके कई प्रोजेक्ट्स जब वो उनके ऊपर 70% तक काम हो चुका था, उस वक्त हम जाकर जागे और आर्बिट्रेशन और वर्ल्ड बैंक को हमने जगाया। पहले 3 ईस्टर्न रिवर्स में जो डाउन स्ट्रीम आपके यूजर्स हैं उनका राइट होता है, आपने रावी दे दिया, ब्यास दे दिया, सतलुज दे दिया, कहाँ पर है वो दरिया, तो वो पानी उनका आना चाहिए था ना नीचे। और मलिक साहब, इसके ऊपर पूरा दुनिया के अंदर प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। जिस तरह रिवर नाइल है, वो दर्जनों ममालिक से होकर गुजरता है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है और कहाँ जाकर वो पहुँचता है। तो इसके ऊपर प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, केस लॉज मौजूद हैं कि जहाँ पर ममालिक ने डाउन स्ट्रीम एक दूसरे के साथ पानी रोकने की कोशिश की तो लोअर रिपेरियन जो था वो अदालत में चला गया। तो इतना आसान नहीं है इंडिया के लिए कि वो हमारा पानी ले जाएगा। हम लोअर रिपेरियन है। अब एक दरिया फॉर एग्जांपल झेलम, उसके बारे में मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आई हैव रेड समवेयर कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि झेलम को डैम करना वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। अगर वो करते हैं तो जम्मू को फ्लड करने की एक सूरत हाल उनके लिए पैदा हो जाएगी। सो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर उन्होंने ये थ्रेट एक्सिक्यूट करनी है तो किस तरह करनी है, किस टाइम फ्रेम में करनी है और पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। हमें अपना रिएक्शन पहले दिन से बड़ा क्लियर रखना चाहिए और इसमें कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई हुकूमत नहीं, बिला वजह का क्रिटिसिज्म भी मैं नहीं करना चाहता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने, जो गवर्नमेंट है, हमारे आर्मी चीफ भी, फील्ड मार्शल साहब भी, उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज़ का आदा किया है कि जनाब अगर ये काम हुआ तो पाकिस्तान इसको एक एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर करेगा। तो हमें वो एम्बिग्विटी भी रखनी चाहिए कि अगर कोई आप काम शुरू करेंगे तो फिर जो फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है वो अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन हम अगला काम करने के लिए भी तैयार। बिल्कुल सही है। खालिद चिश्ती साहब, जो एक इशू था कि उनके मिसाइल जब ब्रह्मोस वगैरह या दूसरे आए हैं हमारे शहरों तक, हमारे भी गए हैं उधर, उनके इलाकों को हिट किया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं उनको भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम कि हमारे पास चाइना का वो कौन सा था HQ9 है या कौन सा, उसको नाम आप बेहतर बता सकते हैं,
लेकिन आपको फ्यूचर वॉर्स के लिए ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि उनके ब्रह्मोस आए तो आप उसको शॉट डाउन करें, यहाँ आपके शहरों को, आपकी किसी बेस को वो हिट ना कर पाए। इंडिया की जानब से हम सुनते हैं कि वो अमेरिका से ले रहा है कि जैमिंग का जो पाकिस्तान के पास सॉफ्टवेयर था उसका तोड़ हमें दे दो। तो हमें भी इन चीज़ों पे फौरी काम करना पड़ेगा कि उनके मिसाइलों को हम शहरों से आने से पहले मार गिराएं। जी मलिक साहब, ये जो ब्राह्मोस मिसाइल जिसका नाम ले रहे हैं ना, ये इंडिया रूस के ताउन से बना था और मॉस्को में एक रिवर है, उसका आधा नाम वो लिया गया था और ब्रह्मपुत्रा जो इनका रिवर है, ये ब्राह्मो उसर से ब्राह्मोस आया है। मॉस्को वो एक रिवर है जिसका ये जॉइंट नाम रखा गया था। बड़ा इफेक्टिव मिसाइल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर रखें, बिल्कुल ये कहना आसान है कि हमें एक डिफेंस उनके खिलाफ करना चाहिए। देखिए दुनिया में, ये आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में ये बिल्कुल वैलिड बात कही थी कि ये दुनिया में ऑनगोइंग रेस होती है बिटवीन ऑफेंस एंड डिफेंस। मिलिट्री की तमाम जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इसी पे चलती हैं। एक मुल्क एक मिसाइल बना लेता है, दूसरा मुल्क उसका तोड़ निकाल देता है। जब वो तोड़ निकल आता है तो जाहिर है वो जो बनाने वाला है वो उसका सिस्टम ऑब्सलीट हो गया, वो फिर उसको अपग्रेड करता है। तो इसका ऑनगोइंग ये एक रेस कह लें या एक ऑनगोइंग कंपटीशन रहता है। किसी स्टेज पे मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क भी दुनिया का ये कह सकेगा कि हमारा एयर डिफेंस इम्प्रेग्नेबल है। इस वक्त ये क्लेम नहीं हो सकता। ये ऑनगोइंग है, जैसे कंप्यूटर आज आपने ये ले लिया, दूसरा आ जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपग्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हाइपोथेटिकली हुकूमत कोई 10-20 बिलियन डॉलर इकट्ठे भी किसी को दे दे और फिर पूछे कि नाउ आर वी इम्प्रेग्नेबल, अब कोई दाखिल नहीं होगा स्पेस में, हमारी एयर स्पेस में, तो आई विल गिव द आंसर एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी, नो, ये नहीं हो सकेगा किसी वक्त। ये छोटी जीरो टॉलरेंस या फुल प्रूफ सिस्टम दुनिया में आया ही कोई नहीं है। आपने बड़े बड़े मुल्क देख लिए, इजराइल का भी देख लिया है और बाकी मुल्कों को भी देख लिया। Having said that, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये ऑनगोइंग है और कंटिन्यूस एफर्ट है। जहां तक आपने साइबर की बात की है, वैसे तो आप देखें कि अभी यूक्रेन ने जो रूस के ऊपर हमला किया है, जिसमें उन्होंने कहा हमने उनके जहाज़ों को तबाह किया है, तो उन्होंने वो ट्रकों में वो ड्रोन्स लाद के वहाँ भेजे हैं, रिमोटली उनको उड़ाया और उनके जहाज़ों को हिट किया है। वो तो मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, लेकिन आपको सिस्टम तो अपग्रेड करना है। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये तो हो जाता है, ठीक है, आपको अपग्रेड बहरहाल करना है। मैंने लफ्ज यूज किया ऑनगोइंग है, मैंने लफ्ज ये बिल्कुल यही कहा है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि हमें स्टॉप कर देना चाहिए क्योंकि डेवलप हो जाते हैं तो हमें बढ़ना नहीं चाहिए आगे। लेकिन मैं ये दूसरी एंगल से कह रहा हूं कि किसी स्टेज पे ये नहीं हो सकता। अब रशिया से ज्यादा बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त, जब वो हालत जंग में साल कई महीनों से है, तो अब रशिया से ज्यादा तो लर्डनेस किसी एयर डिफेंस की नहीं होनी चाहिए। उसके पास तो S-400 की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने देख लिया कि क्या हुआ। ये मेरी बात का ये एक किस्म का ये प्रूफ होती है इस बात से कि इवन रशिया जैसा मुल्क जिसके अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी नहीं बढ़ सका जब उनको पास ये मिसाइल फायर, ये सारे ड्रोन फायर किए हैं यूक्रेन की तरफ से। तो ये जैसे मैंने कहा ये ऑनगोइंग है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि जी अब स्टॉप कर देना चाहिए, इसका फायदा कोई नहीं है। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि एक मुल्क तोड़ निकालता है, दूसरा उसका काउंटर कर लेता है। अब ये जो हमने इजराइल को ड्रोन मारा है, इसके बारे में भी यही कहा जाता था कि इसको कोई नहीं मार सकता, इसको कोई नहीं गिरा सकता। जब गिराए हैं, जब से उनकी मार्केट उनकी भी कम हुई है। राफेल के बारे में पिछले 24 साल से ऑपरेशंस में है, 24 ईयर्स। 2001 में फ्रेंच नेवी में इंडक्ट हुआ था राफेल पहली दफा। 24 साल में टोटल एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, जो क्रैश हुए हैं इस राफेल जहाज के 9 हुए हैं और 9 में से 6 पायलट्स अपनी जान से गए हैं। उन 9 जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें 2 मिड एयर आपस में एरोबैटिक्स के दौरान टकरा गए, तो बाकी 7 बचे। आप 24 सालों में ये 7 गिरते हैं या 9 गिरते हैं तो एवरेज आती है 3 साल बाद 1 राफेल लॉस हुआ है, 3 साल में 1। इधर हिंदुस्तान को देखें, 1 घंटे में 3 डिस्ट्रॉय कराए। तो ये जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये कंपनियां बनाती रहती हैं और उसका काउंटर निकलता रहता है। अब इसी वजह से आपने देख लिया, हम थोड़ा सा डाइवर्ट कर गए मैं ये बात कहने में, ये अब राफेल कंपनी भी सोचना चाहती। अब राफेल क्यों कंपनी एक्सेस मांग रही है? राफेल कंपनी सिर्फ इसलिए एक्सेस मांग रही है कि दे वांट टू अपने आप को बड़ी जिम्मा करना चाहते हैं। जब भी बोइंग या एयरबस का आपने देखा होगा, खुदा न खास्ता की क्रैश होता है सिविल एयरलाइंस का, सबसे पहले बोइंग और एयरबस वाले पहुंच जाते हैं टू नो कि हमारा फैक्टर तो नहीं था। टाइम खत्म हो गया। खालिद चिश्ती साहब, अज़मा मुस्तफ़ा, नवाज खोखर साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।